नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में सदन से सड़क तक मचा संग्राम। देहरादून भू कानून के बाद कृषि उद्यान की जमीन खुर्द बुर्द नहीं होगी, सीएम धामी। नैनीताल एलटी शिक्षकों को तदर्थ सेवाओं का मिलेगा लाभ। चैंपियन ट्रॉफी महामुकाबला भारत पाक का रोमांच आज। उत्तराखंड में 10 लाख बच्चों को मिलेगी मुफ्त कापियां, धन सिंह रावत। उत्तराखंड विधानसभा में लंबी कार्रवाई का बना रिकॉर्ड। विनियोग विधेयक को संसद की मंजूरी। वन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। ऊर्जा निगम के घाटे से चौंका सदन। संसद में संसदीय भाषा का प्रयोग गलत। आर्य कार खाई में गिरने से एक भाई की मौत, दूसरा हुआ घायल। देहरादून जंगली सुअर मारने की मांगी अनुमति। उत्तरकाशी में लोक अदालत 8 मार्च को। चमोली के फवराला स्कूल में पेयजल संकट। बड़कोट पालिका पर 13 लाख विद्युत का बिल बकाया। कोटद्वार बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रौद्योगिकी संस्थान कोटियाल शहर में दी गई योजनाओं की जानकारी। रुद्रप्रयाग रतुड़ा में स्टोन क्रशर के खिलाफ गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। गोपेश्वरम मंत्री प्रेमचंद के विवादित बयान पर भड़के कांग्रेसी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अधिवेशन में हंगामा। कोटद्वार लोक भाषा संरक्षण को बेहतर प्रयास कर रही है धात। सुभाष पंत को उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान। हरिद्वार नजीमाबाद हाईवे पर उमड़े कांवड़िए। हरिद्वार में बदलते मौसम और खान पान से पैदा हो रही हैं व्याधियां। रुड़की में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार। भगवानपुर में अधिवक्ताओं का एसडीएम कार्यालय में दिया धरना। देहरादून पुलिस वालों के कम वेतन और भत्तों का मामला उठा संसद में। रिस्पना बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रूट के लिए जल्द SIA सर्वे। उत्तराखंड मौसम, प्रदेश में 27 और 28 फरवरी को भारी बर्फबारी के आसार। जसपुर नाधी चीनी मिल में खराब गन्ना बीज आने पर किसानों का हंगामा। उधम सिंह नगर में अधिवक्ताओं का आंदोलन हुआ तेज। सल्टे के 90 गांव में पानी संकट, मीलों से ढोना पड़ रहा है पानी। अल्मोड़ा में GST बकाया पर माफी के लिए लागू की एमनेस्टी योजना। पिथौरागढ़ विधवा दिव्यांग पेंशन पर संकट। पिथौरागढ़ के सुदूरवर्ती इलाकों के लिए वरदान बनी हेली सेवा। गंगोलीहाट में मौसम ने नहीं दिया साथ, फसल पर संकट। टनकपुर में बाइक से टकराई साइकिल सवार की मौत। बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में मंत्री की एक टिप्पणी को लेकर फिर हंगामा हो गया। विपक्ष ने असंसदीय टिप्पणी का आरोप लगाते हुए संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग और हंगामा किया है। दूसरी तरफ प्रदेश भर में विपक्षी दलों और कई संगठनों ने मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करके उनके इस्तीफे की मांग की है। हरिद्वार में पहाड़ी महासभा ने मंत्री के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग किया। चौतरफा दबाव के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक वीडियो जारी करके जताया है। हालांकि उन्होंने गलत बयानी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री खेद व्यक्त कर चुके हैं, ऐसे में अब इस पर कोई बात नहीं होगी। शनिवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में क्षेत्रीयवादी टिप्पणी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो बातें कही हैं, इससे भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने इस मामले में उन कार्रवाइयों की मांग की है। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सदन में उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में सभी की भूमिका रही है। उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू कानून आने के बाद उत्तराखंड में कृषि उद्यान की जमीनों को बेरोक खरीद फरोख्त रुकेगी, साथ ही भूमि खुर्द बुर्द नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य हित के विषयों पर 1 मिनट रुके बिना फैसले किए जाएंगे। विधानसभा में शनिवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्यवासी लंबे समय से सख्त भू कानून की मांग कर रहे थे। सरकार ने जनभावनाओं के अनुरूप सख्त विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में नवाचार लाना चाहती है। हम इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी को भी बढ़ाना चाहते हैं और इस पर लगातार काम हो रहा है। मंत्री व विधायक के बीच सदन में विवाद के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जानकारी मिलते ही मैंने संसदीय कार्य मंत्री से बात की। उनसे कहा कि लोगों में गलत संदेश जा रहा है, इसलिए अपनी बात सदन में तत्काल कहें। संसदीय कार्य मंत्री सदन में अपनी बात कह चुके हैं और स्थिति साफ हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सदन में ये बात सिर्फ एक तरफ से हुई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी शिक्षकों को उनकी तदर्थ सेवाओं को जोड़ते हुए चयन और प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश का लाभ 1990 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों को मिलेगा। 1 अक्टूबर 1990 के बाद तदर्थ
एलटी शिक्षक 2002 में नियमित हुए थे। तदर्थ तिथि से सेवा की गणना करते हुए 2001 में चयन वेतनमान और 2013 में प्रोन्नत वेतनमान मंजूर किया गया। 2017 में शासन ने कहा कि वित्तीय नियम के कारण तदर्थ सेवा की गणना नहीं की जा सकती। इस संबंध में कोई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर सरकार की विशेष और फिर पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है। 11 जनवरी 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक आदेश जारी कर 1997 के शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि चयन प्रोन्नत वेतनमान मंजूर करने के लिए एलटी शिक्षकों की तदर्थ सेवा नहीं जोड़ी जाएगी। इस आदेश को राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व जिला मंत्री नैनीताल राजकुमुद पाठक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में कोर्ट ने एलटी शिक्षकों को उनकी तदर्थ सेवा को जोड़ते हुए चयन प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने का आदेश देते हुए याचिका को भी निस्तारित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में 10 लाख स्कूली बच्चों को किताबों के साथ ही कापियां भी निःशुल्क दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने बजट में इसका प्रावधान किया है। शनिवार को विपक्ष ने सदन में पेश नियम 58 के तहत बदहाल शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है और लगातार स्कूलों पर ताले लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में राज्य के स्कूलों में शिक्षक नहीं है, जबकि कई स्थानों पर स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के खाली पदों का मामला भी उठाया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, हरीश धामी, विक्रम सिंह नेगी, लखपत बुटोला, भुवन कापड़ी, प्रकाश राकेश, ममता राकेश, रवि कुमार, वीरेंद्र जाति, तिलकराज बेहड़, गोपाल राणा आदि ने अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि इस वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जबकि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पिछले 3 साल के दौरान शिक्षा विभाग में किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग में 8000 नियुक्तियां की गई है और कई पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में स्कूली बच्चों को निःशुल्क किताबों के साथ ही कापियां भी देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। ऊर्जा निगम के घाटे में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने सदन को भी चौंका दिया है। शनिवार को विभागवार बजट प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ऊर्जा का विषय आने पर निजाम ने यह उठाया था। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करते हुए यह बेहद गंभीर विषय बताया है। ऊर्जा निगम वर्ष 2021-22 में घाटा केवल 21 करोड़ रुपए के करीब था। ये घाटा अगले 2 साल 21 करोड़ से बढ़कर 1224 करोड़ हो गया है। भला यह कैसे संभव है? घाटे की रिपोर्ट को देखकर सदन में विपक्ष के साथ साथ पक्ष के सदस्य भी हैरान थे। हालांकि ऊर्जा के बजट पर अन्य विधायकों की भी चर्चा शुरू कर देने से विषय दब गया। बाद में प्रमुख सचिव ऊर्जा आज मीनाक्षी सुंदर ने हिंदुस्तान समाचार बातचीत में घाटे की वृद्धि को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से लंबे समय तक गैस आपूर्ति बाधित रही। राज्य का विद्युत उत्पादन काफी प्रभावित हुआ। सरकार के लिए स्पष्ट निर्देश थे कि प्रदेश में बिजली की किल्लत से आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से राज्य को बड़े पैमाने में बाजार से बिजली अधिक दरों पर खरीदनी पड़ी। राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों में ऐसा ही हुआ है। अन्य राज्यों में सब्सिडी की सुविधा दी गई है, लेकिन उत्तराखंड में सरकार ने सब्सिडी नहीं दी है। ब्याज मुक्त लोन की सुविधा भी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि घाटे की स्थिति केवल 1 वर्ष ही रही है। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक दिन में सबसे लंबी अवधि तक सत्र संचालन का नया रिकॉर्ड बना है। शुक्रवार को सदन की कार्रवाई एक दिन में 11 घंटे 51 मिनट तक चली, जो अभी तक की रिकॉर्ड है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडू ने पिछले साल 28 फरवरी को लगातार 11 घंटे 20 मिनट तक सत्र चलाया था। विदित है कि शुक्रवार को विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, जो भोजनावकाश तक लगातार चली। भोजनावकाश के बाद दोबारा शुरू हुई सत्र की कार्रवाई रात 11:47 तक संचालित रही। इस वजह पूरे दिन में सदन की कार्रवाई 11 घंटे 51 मिनट तक संचालित रही। शुक्रवार को भोजनावकाश के बाद दूसरे सत्र में विधानसभा के अध्यक्ष लगातार 8 घंटे 47 मिनट तक कार्रवाई संचालित करती रही, जो अपने आप में एक मिसाल है। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने वर्ष 2024 के उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की सूची जारी कर दी है। प्रख्यात कथाकार सुभाष पंत को पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान दिया जा रहा है। इसकी प्रमुख कृतियों में एक रात का फासला, छोटा हुआ आदमी, एक का पहाड़, चोर, मुन्नी बाई की प्रार्थना, पहाड़ की सुबह, सुबह का भोला, सिंगिंग बेल और 21वीं सदी के एक दिलचस्प दौड़ शामिल है। उत्तराखंड भाषा संस्थान से जारी सूची में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन सम्मान, साहित्य नारीवंदन सम्मान, बाल साहित्य लेखन सम्मान, मौलिक पुस्तक लेखन सम्मान, नवोदित साहित्य उदयमान सम्मान और पत्र पत्रिका लेखक सम्मान पाने वाले भी शामिल हैं। यह समारोह 3 मार्च को सर्विस चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी व भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने भी सभी साहित्यकारों लेखकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के साहित्य साधकों को सम्मानित किए जाने से साहित्यिक परंपरा को और विस्तार
मिलेगा। साहित्यकारों ने नव चेतना का संचार होगा। मंत्री उनियाल ने कहा कि साहित्य सेवी पुरोधाओं का सम्मान करना उत्तराखंड भाषा संस्थान का दायित्व है। विकास खंड सल्ट में बारिश न होने का असर दिखाई देने लगा है। क्षेत्र के अधिकांश पेयजल योजनाओं का जलस्तर काफ़ी कम हो गया है। इससे यहाँ के करीब 90 गांवों में जल संकट शुरू हो गया। करीब 15,000 की आबादी पानी के लिए भटक रही है, जिसके बाद भी इनकी परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। महिलाएं दूर से पानी ढूंढने को मजबूर है। सल्ट में जल संस्थान की ओर से 6 योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें अधिकांश योजनाओं का जल स्तर काफ़ी कम हो गया। हालत यह है कि कुछ योजनाएं सूखने की कगार पर पहुँच गई। जल स्तर घटने के कारण देवाली, बेला, पोखरी, करगेद आदि गाँव में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों को प्राकृतिक नौलों, जल स्रोतों, हैंडपंप के सहारे पानी की आपूर्ति करनी पड़ रही है। वहीं कुछ गांवों में जल निगम के जल जीवन मिशन योजनाओं से पानी दिया जा रहा है, लेकिन वह नाकाफी साबित हो रहा है। जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि बीते वर्षों की अपेक्षा इस बार बारिश नहीं हुई है। नदी नालों में पानी अभी से सूखने लगा है। इस कारण पेयजल योजना प्रभावित हो रही है। हालांकि जल संस्थान की ओर से टैंकर से लगातार पानी बढ़वाया जा रहा है। जिन योजनाओं में पानी कम हो गया है उनसे 2 या 3 दिन बाद पानी दिया जा रहा है। अल्मोड़ा में एमनेस्टी योजना के तहत जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के ब्याज और अर्थदंड माफ किया जाना है। इससे व्यापारियों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। योजना से व्यापारियों को करीब 2.19 करोड़ रुपये का कर नहीं चुकाना होगा। राज्य कर विभाग की ओर से एमनेस्टी योजना 2024-25 लागू की गई। योजना के तहत जीएसटी में पंजीकृत बकायेदारों के जीएसटी बकाया पर ब्याज और अर्थदंड माफ किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के जीएसटी के बकायेदारों को अब मात्र मूलधन का ही भुगतान करना होगा। कर विभाग के मुताबिक अल्मोड़ा में 82 व्यापारियों की इस तरह की 97 केसेज हैं और व्यापारियों ने करीब 1.99 करोड़ का बकाया नहीं चुकाया है। जीएसटी पर हर वर्ष 18% का ब्याज लगाया जाता है, जिस कारण लंबे समय से यह ब्याज बढ़कर मूलधन के बराबर यानी करीब पहुंच गया है। वहीं जमा न करने पर 10% अर्थदंड वसूला जाता है, लेकिन अब एमनेस्टी योजना के तहत व्यापारी को यह अर्थदंड और ब्याज माफ किया जाना है। अब इन व्यापारियों को करीब 2.19 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। अब वो मात्र 1.99 करोड़ की मूलधन की राशि ही जमा करेंगे। जागेश्वर में बच्चों के लिए खतरा का सबब बने जूनियर हाईस्कूल भवनों का मामला तूल पकड़ने लगा है। अब अभिभावक शिक्षा विभाग के खिलाफ खड़े हो गए हैं। शनिवार को विभागों ने बैठक कर आक्रोश जताया, चेतावनी दी कि 1 माह के भीतर अगर शिक्षा विभाग ने जर्जर भवनों को नहीं गिराया तो स्वयं में औजार लेकर भवनों को गिराने के लिए मजबूर होंगे। जागेश्वर धाम स्थित हाईस्कूल और जूनियर हाईस्कूल के भवन क्षतिग्रस्त है। जूनियर हाईस्कूल के भवन में दरारें पड़ने लगी, जिससे यहाँ पढ़ने वाले 65 बच्चों के लिए खतरा पैदा हो गया। दिन प्रतिदिन दरारें बढ़ती जा रही है। वहीं हाईस्कूल के भवन की दीवार धंस गई है, जिससे छत के गिरने का खतरा बना हुआ है। इसके बाद भी शिक्षा विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। भवनों की क्षतिग्रस्त होने से बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे आक्रोशित अभिभावकों ने शनिवार को प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के साथ बैठक की। आक्रोश जताते हुए 1 माह का अल्टीमेटम दिया गया। चेतावनी दी गई अगर 1 माह में भवन नहीं गिराए गए तो स्वयं कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ी तो आंदोलन होगा और विद्यालय को तालाबंदी कर देंगे। इसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अधिवेशन में शनिवार को चुनाव को लेकर हंगामा हो गया, जिसके बाद दोनों धड़ों ने अपने अपने प्रदेश पदाधिकारी घोषित किए हैं। परिषद के एक धड़े के अध्यक्ष तरुण पांडे जबकि दूसरे धड़े के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद चौहान बनाए गए। शनिवार को नगर निगम के हॉल में परिषद का 2 वार्षिक अधिवेशन आहूत किया गया था। अधिवेशन में पंजीकरण के बाद दोपहर 1 तक कर्मचारी नेताओं ने संगठन की उपलब्धियां रखी। शाम करीब 5 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। परिषद के कर्मचारी 2 धड़ों में बढ़ गए, जिसमें से विवाद होना शुरू हुआ। काफी देर तक कर्मचारी नेताओं में आपस में हंगामा होता रहा। परिषद के विभिन्न जिलों के अध्यक्ष महामंत्री भी इसमें शामिल हुए थे। हंगामा बढ़ते ही कर्मचारियों के गुट अलग अलग बढ़ गए और दोनों ने ही अपने अपने पदाधिकारी घोषित कर दिए। परिषद के एकजुट गुट के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरिजेश कांडपाल, महामंत्री प्रसाद भट्ट और संप्रेक्षक रमेश कनवाल बनाए गए। परिषद के दूसरे धड़े के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विनोद चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश सिमेल्टी, महामंत्री गुड्डी मतुड़ा और संप्रेक्षक रमेश चंद्र भट्ट बनाए गए हैं। दोनों धड़ों ने अपने अपने को असली संगठन बताया है। जसपुर के नांदही चीनी मिल में लखनऊ से मंगाए गए गन्ना बीज की गुणवत्ता को लेकर हंगामा हो गया। किसानों का आरोप था कि मिल ने खराब बीज मंगाए हैं। हंगामे के बाद जीएम ने गन्ना बीज लाई कर्मी को निलंबित कर दिया। साथ ही लापरवाही पर एक सुपरवाइजर को ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक के कार्यालय से अटैच कर दिया। तब जाकर किसान शांत हुए। शुक्रवार को चीनी मिल में लखनऊ ने 71 कुंटल गन्ना बीज मंगाया था। बता दें कि इसमें कुछ बीज खराब था। शनिवार को सूचना पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने किसानों को खराब बीज देने के मामले पर मिल यार्ड में हंगामा किया। उन्होंने सड़े गले बीज को दिखाते हुए मौके पर जीएम को बुलाने की मांग की। उधर जीएम इमराल कुछ अन्य किसानों से अपने कक्षे वार्ता कर रहे थे। जीएम के मिल यार्ड में न आने पर भारतीय किसान यूनियन प्राधिकरण भड़क गए। वहीं हाथों में खराब बीज की पुली देकर जीएम के कक्षे में पहुंच गए और खराब बीज मंगाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
किसानों को नहीं देने की मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि करनाल से मंगाया गया बीज 0118 ठीक है, इसी तरह गुणवत्ता का बीज मंगाकर किसानों को दिया जाए। जीएम ने उन्हें बताया कि उन्होंने बीज लाने वाली कर्मी आकाश मिश्रा को निलंबित कर दिया है। लापरवाही बरतने वाले सुपरवाइजर प्रमोद दुबे को ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक के कक्ष से अटैच किया गया है। बताया गया गन्ना बीज मंगाने में आने वाले व्यय और लापरवाही पर 3 सदस्यीय टीम गठित की है। जांच रिपोर्ट के बाद निलंबित कर्मी के वेतन से कटौती की जाएगी। जीएम की कार्रवाई के बाद किसान शांत हुए। अमनप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह, राजेंद्र सिंह, आशीष चौबे, सुंदर सिंह, दीपक सिंह, रुस्तम अली आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी कैंपस कार्यालय में जन सुनवाई की। दौरान काशीपुर के रजिस्ट्री दफ्तर में खतौनी में छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को प्रकरण में जांच करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का जन सुनवाई के दौरान खतौनी में कंप्यूटर से संवादित कर फर्जी ढंग से जमीन की रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया। बताया गया कि उप निबंधक कार्यालय काशीपुर से हाल ही में खतौनी में एडिटिंग कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। मामले में आयुक्त ने सहायक महानिरीक्षक निबंधक रुद्रपुर को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक निबंधन कार्यालय का रोस्टरवार निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। आयुक्त ने डीएम उधम सिंह नगर से फोन पर वार्ता कर प्रकरण में जांच के आदेश दिए हैं। कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। बागेश्वर स्थित ग्राम सभा जाठा के स्थानीय निवासियों ने आयुक्त से गांव में सड़क की मांग की। आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया कि आगामी जिला योजना में सड़क निर्माण कार्य का प्रस्ताव रखा जाएगा। जन सुनवाई के दौरान आयुक्त ने 16 समस्याओं को सुना, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष के समाधान के लिए अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए गए। आयुक्त ने स्वयं कार्यालय से बाहर जाकर फरियादियों से मुलाकात की और सभी की समस्या का मौके पर ही समाधान किया।